नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने जो माल बेचा है वो माल बेचने के बाद कस्टमर हमें अप्रूवल दे कि हाँ उसे वो माल पसंद आया, और अप्रूवल मिलने के बाद वो उस चीज़ को सेल समझेगा। तो इसमें क्या कर, तो सबसे पहला दिया रिमूवल ऑफ गुड्स। पहले उसने बिल बनाया, 1 दिसंबर को बिल बनाया, इश्यू ऑफ इनवॉइस। 15 दिसंबर को उसने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट, और उसके बाद 5/12 को रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 25 तारीख। देखो पहला हुआ रिमूवल ऑफ गुड्स। गुड्स कब निकला? 1/12 यानी 1 दिसंबर को। हमने बिल बनाया 15 दिसंबर को, एक्सेप्ट किया 5 दिसंबर को, और रेसिपिएंट ऑफ यानी बिल का पेमेंट कब मिला? 25 तारीख को। तो सबसे पहली चीज़, हमने माल बेचा। माल बेचना का मतलब है मेरे गोडाउन से माल गया, जाने के बाद मैंने कस्टमर को बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप इस्तेमाल करो, आपको पसंद आएगा तो आप मुझे हाँ या ना बोलना, ठीक है। तो उसको पसंद आया, उसने एक्सेप्ट बोला कि हाँ, मैं 5 तारीख को उसने बोला कि हाँ ठीक है पसंद आया मैं रख रहा हूँ, तो उसने एक्सेप्ट किया 5 तारीख को। हमने बिल बनाया 15 तारीख को, और सामने वाले ने पेमेंट किया 25 तारीख को। मैंने मेरा सामान दे दिया, बोला आप इस्तेमाल करो। उसने 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद 5 दिसंबर को अप्रूवल दे दिया कि हाँ मुझे ये सामान पसंद है, आप बिल बनाकर भेज दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो हमने बिल कब बनाया? 15 तारीख को, और भाई साहब ने पेमेंट कब किया? 25 तारीख को। अब वो भाई साहब पेमेंट कब करेगा? जब बिल बनेगा। तो ये हमारा बिल कब बना? 15 तारीख। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? 15 तारीख। सिंपल। वापस बोल रहा हूँ, मैंने सामान आज बेचा, मैंने वो तब, आपका और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मैंने क्या किया कि ये लो भाई साहब सामान, अरे बहुत अच्छा सामान है लेके जाओ, बाद में पैसे देना। जेठालाल ने बबीता को सामान बेच दिया कि बबीता जी इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो पैसा दे देना। तो अभी उसने दे दिया, तो आज 1 दिसंबर को दे दिया। बबीता ने 5 तारीख को कॉल करके बोला जेठा जी सामान बहुत अच्छा है, आप बिल बनाकर भेज दो। तो जेठा जी आलसी इंसान 15 तारीख को बिल बनाया, नट्टू काका को बोला बबीता जी को हम लोग ने जो सामान बेचा था उसका बिल बना दो और बिल भेज दो। 15 को बिल बना, लेकिन बबीता ने पेमेंट 25 तारीख को किया। तो टाइम ऑफ सप्लाई यानी गवर्नमेंट कब मानेगी कि हमने सप्लाई किया? तो भैया जिस दिन आपने बिल बनाया उसी दिन को तो एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। अगर आप बिल बनाओगे नहीं तो गवर्नमेंट को मालूम कैसे पड़ेगा कि आपने बेचा है? तो यहाँ पे डेट ऑफ बिल यानी जो 15 तारीख है वही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, where the supplier of taxable goods receive an amount up to dash in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such a excess amount shall at the option of tax said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में बोलता हूँ, सप्लायर ऑफ गुड्स जो रहेगा ना, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 रुपीज़, 1000 रुपये से तक का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का लिमिट मालूम है, 2000 के अंदर रहेगा तो आप टैप करके भी निकाल सकते हो, उसमें आपको जीएसटी वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2000 के अंदर रहेगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता। लेकिन अब जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी सामान के लिए स्वाइप करते हो और वो अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ता है उस पर्टिकुलर मॉल या उस पर्टिकुलर शॉप पर। 2000 लिमिट है, तो वैसे ही बिलिंग का लिमिट कितना है? 1000 रुपये का लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट 68, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाय डैश ऑन सप्लाई मेड बाय हिम। टैक्स इनवॉइस कौन दे सकता है? बेटा टैक्स इनवॉइस मतलब बिल कौन इशू कर सकता है? तो जीएसटी पढ़ रहे तो बिल का मतलब है बिल विथ जीएसटी। तो भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी तो चार्ज करेगा हमसे, तो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी देगा। और ऐसा सेलर जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया कंपोजिशन स्कीम में जो ट्रेडर आता है वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता वो बिल नहीं देगा, समझा? वो आपको बिल देगा, लेकिन वो आपको बिल दे सकता है, लेकिन टैक्स इनवॉइस वाला बिल यानी उसके अंदर वो जीएसटी मेंशन नहीं कर सकता। वापस बोल रहा हूँ, एक सप्लायर है, एक ट्रेडर है, एक दुकानदार है।
वो कंपोजिशन स्कीम में आता है तो वो आपको बिल देगा, लेकिन उस बिल में जीएसटी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है। और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड है, तो वो आपको जो बिल देगा उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा। जीएसटी उसमें मेंशन होगा कि आपने सीजीएसटी इतना भरा, एसजीएसटी आपने इतना भरा है। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगाओ, उसका जब बिल देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी कुछ भी मेंशन रहेगा, क्योंकि वो ब्रेकअप करके दिखाना पड़ता है। हर बिल में आपको जीएसटी को ब्रेक ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन। हर रजिस्टर्ड पर्सन सिवाय किसको छोड़ के? कंपोजिशन स्कीम वालों को छोड़कर। एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड। इनवॉइस कब इशू करना चाहिए? आप इनवॉइस माल निकलने से पहले या माल निकलने के समय तो देना ही चाहिए। पता चला मैं माल लेके पहुंच गया कस्टमर के पास, कस्टमर के घर में टीवी फिट कर दिया और उसने बोला अभी मैं बोलूँगा पेमेंट दो, तो दुकान सामने वाला घर वाला क्या बोलेगा? पहले बिल दे। अब मैं बिल ही नहीं दिया तो मुझे पेमेंट देगा क्या? नहीं। तो सामने वाले का काम क्या? जब आपके गोडाउन से माल निकल रहा है, जब आपके घर से ये दुकान से माल निकल रहा है, तो पहला काम क्या? आपके साथ आपका बिल भी जाना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे आपका बिल निकलना ही चाहिए। पहले बना दिया, वेरी गुड। बाद में बनाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के टाइम पर। सीधी सी बात है ना। अगर मैं पहुंच गया सब कुछ काम करने के बाद मैं पेमेंट मांगो तो सामने वाला पहला चीज बोलेगा बिल दे। बिल देगा तो ही मैं पैसा दूंगा, वरना देने वाला नहीं हूं। उसके बाद वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड। मतलब हमने बिल क्या, गुड्स को क्या किया? सेंड किया है, भेज दिया है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल फॉर सेल, बबीता जी को सामान भेज दिया, भाई आप अप्रूवल करके दो, पसंद आया तो रखना, हम उसको सेल समझ लेंगे, नहीं पसंद आया तो हम उसको रिटर्न समझ लेंगे। आर रिमूव्ड बिफोर सप्लाई टेक प्लेस, सप्लाई करने से पहले। तो इनवॉइस कब बनेगा? तो बेटा ऐसे टाइम पर बिल कब बनता है? टाइम ऑफ सप्लाई और अप्रूवल 6 मंथ्स तक का वेट करते हैं। अप्रूवल के लिए कितने महीने का वेट करते हैं? 6 मंथ। अगर 6 महीने तक उसका अप्रूवल नहीं आया तो उसको सेल कंसीडर कर लेने का। बबीता जी लेकर गए, बबीता जी गोकुल धाम के एक में बोलते हैं ना, आपके पूरा स्टोरी तो मालूम है जेठालाल का, तो उसमें लेकर चले गए भरोसे पे। 6 महीने तक बबीता ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो नट्टू काका बोले कि बबीता जी ने जो मोबाइल लेकर गया था उसका करना क्या है? तो उसका 6 महीने तक का अप्रूवल का वेट करेंगे। 6 महीने तक अप्रूवल नहीं आया तो उसको सेल कंसिडर किया जाएगा। उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? सेल। तो उस दिन उसको 6 महीना जैसे ही कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट डे उसको बिल बनाना है और सामने वाले को भेज देना पेमेंट के लिए, क्योंकि उसको सेल मान ही लिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 30 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो तीनों चीज़ आएगी, तीनों। पहला क्या बोला है? रिसिप्ट ऑफ गुड्स। रिवर्स चार्ज किसके लिए होता है? कस्टमर के लिए होता है। सप्लायर ने माल दिया तो मैंने क्या किया? गुड्स को रिसीव किया। दूसरा बोला है पेमेंट, मैंने कब पेमेंट दिया? तो आज मैंने रिसीव किया, आज ही पेमेंट दिया। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट दोनों क्या है? सेम। अब मैं रिटर्न करूंगा तो रिटर्न पॉलिसी होती है ना कि आप इस्तेमाल करो, 30 दिन के अंदर पसंद आए नहीं आए वो देख लेना, हम लोग देख लेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 30 डेज का एक्सटेंशन पीरियड मिलता है। तो तीनों में जो अर्लियर रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? आपका टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है मैं कल जेठालाल की दुकान पे जाके मैंने क्या किया? कल बुक करके आया तो कल पैसा दे दिया, आज उसने सप्लाई कर दिया और 30 डेज का टाइम, तो क्या हो गया? तीनों में अर्लियर। तो कल मैंने बुक किया तो कल का ही मेरा डेट आ जाएगा, समझा? तो तीनों का जो अर्लियर रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ज़्यादातर टाइम ऑफ सप्लाई में अर्लियर वाला फंडा लगता है। अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। तीनों में से जो पहले रहेगा वो चीज़ क्या हो गई? मतलब पूरा पढ़ाने से पहले मैंने पेमेंट ले लिया। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ सर्विस अलग है, डेट ऑफ पेमेंट अलग है, डेट ऑफ सर्विस। तो टैक्स कब लगेगा? विच एवर इज अर्लियर। कुछ लोगों के डेट ऑफ सर्विस पूरा देने के बाद फिर पेमेंट करेंगे, तो विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन से सर्विस शुरू किया तो उसी दिन से टैक्स भरना चालू हो गया था, अर्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वॉचर व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वॉचर इज? सीधी बात है, वॉचर बोला है बेटा। वॉचर मतलब समझते हो?
वॉचर रहता है ना, एक पेटीएम का वॉचर आ गया ये सब, तो जिस दिन आपको वॉचर मिला ना उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? अब वो आपने यूज़ किया, आपने उसको जला के फेंक दिया, आपसे गुम गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसका यूज़ करोगे तो उसको रिडम्पशन बोलेंगे। आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो आपको वाचर दिया था ना, अब आप इस्तेमाल करो, नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए क्या आएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वाचर। What is the time of supply of voucher when the supply with respect to the voucher is not identifiable? मतलब हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैंने वाउचर दिया एक्स को, मैंने वाउचर दिया श्याम को कि श्याम तू जाके क्या कर, यूज़ कर, मैकडोनल्ड का वाउचर है, 1000 रुपये का खाना खा। जाते जाते उसने गिरा दिया और वो गिराने के बाद वो मिल गया मुझे वापस, तो अब मैं बोला यार उसकी नसीब नहीं थी, अब मैं ही इंजॉय करेगा। लेकर गया मैकडोनल्ड में, मैंने खाना वगैरह खाया और वो वाउचर का इस्तेमाल कर लिया, तो बताओ सामने वाले को पता कैसे चलेगा? तो जिस दिन मैंने रिडम्पशन किया ना, तो वो देखेगा नहीं किसको दिया था, उसने देखेगा वाउचर का ये नंबर है और वाउचर इस दिन रिडम्पशन में आया, तो ये दिन हो गया अपना टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? मतलब जिसको मैंने दिया, अगर मैंने नीरव को दिया तो नीरव हो गया मेरा आइडेंटिफाई पर्सन, मेरे को पता है इसको दिया, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ये आइडेंटिफाई, मेरे को पता ही नहीं वाउचर मैंने किस किस को दिया है, तो जिसने उसका इस्तेमाल किया होगा, जिस दिन उसका इस्तेमाल किया रहेगा, वो दिन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? यानी आपका पेमेंट। तो सबसे पहली चीज़, आपने बुक में एंट्री कब पास की? पहला। आपके अकाउंट में पेमेंट कब आया और आपने डिपॉजिट कब किया? चेक। तो विच एवर इज अर्लियर। तो देखो, आपने हिसाब किताब किया आज, आपने क्या किया? हिसाब किताब आज किया, और अकाउंट में पैसा कल आया, तो दोनों में से कौन सा रहेगा? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। 75. What is the time of supply of services if the invoice is issued within 30 days from the date of services? तो सबसे पहली चीज़, अगर हमने इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू किया है, अगर हमने इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू किया है, तो हमें आई और पी याद रखना है। आई और पी मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला मैंने? अगर मैंने सर्विस देने के बाद, अगर मैंने मेरी सर्विस देने के बाद 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस देने के बाद 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, तो आई और पी मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अगर मैंने सर्विस देने के बाद 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, तो सर्विस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। वापस बोल रहा हूँ, इनवॉइस मैंने इशू किया विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, तो बेटा क्या आएगा? आई और पी, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर मैंने 30 दिन के बाद इशू किया तो एस पी मतलब सर्विस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। समझा? तो यहां पर देखो क्या है, विद इन बोला है, तो आई और पी देखो, आई और पी, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। समझा? आई और पी मतलब इनवॉइस और पेमेंट। क्लियर? मानो ऊपर विद इन की जगह पे आफ्टर बोलता 30 डेज, तो क्या हो जाता था? एस और पी, एस और पी, तो बी और सी का अर्लियर हो जाता था, बी और सी का, पेमेंट और सर्विस बोला है ना, तो दोनों का अर्लियर हो जाता, तो बी एंड सी। 76. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017। डेट ऑफ एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विसेज 10 नवंबर, 10 नवंबर को आपने सर्विस दिया है, ओके। उसके बाद आपने इनवॉइस इशू किया 30 नवंबर को, तकलीफ नहीं, और आपने पेमेंट इशू किया 15 दिसंबर को। तो सबसे पहली चीज़, आपका सर्विस डेट और आपका इनवॉइस डेट दोनों में कितने दिन का गैप है? 20 दिन। तो आपने जो बिल बनाया है, आपने जो इनवॉइस इशू किया, वो 30 दिन के अंदर क्या कि 30 दिन के बाहर? 30 दिन के अंदर। तो आपको क्या कंसीडर करना है? आई और पी। तो दोनों में कौन सा आएगा बेटा? वापस बोल रहा हूँ, आपने सर्विस 10 नवंबर को दिया, आपने पेमेंट 30, आपने इनवॉइस बनाया 30 नवंबर को, तो सर्विस और इनवॉइस में 20 दिन का फ़र्क है। तो 20 दिन मतलब 30 दिन के अंदर बिल बनाया। शाहरुख खान आया, शाहरुख खान स्टेज पे डांस किया, कभी? 10 नवंबर को,
और चला गया, 10 मिनट का परफॉर्मेंस देके चला गया, सारा वाइंड अप वगैरह करने के बाद 30 तारीख को मैंने उसके नाम पर बिल बनाया, ठीक है, और उसको पेमेंट मैंने दिया कभी 15 दिसंबर को दिया। तो पहली चीज़ बिल कब बनाया? 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो आई और पी मतलब 30 नवंबर मेरा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। देखो क्लियर? सेम कंडीशन वापस 77 में बोला है 10 नवंबर को हमने सर्विस दिया हुआ है, हमने बिल बनाया 30 नवंबर को और डेट ऑफ पेमेंट मिला 15 नवंबर को। तो बेटा पहले डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस में 20 दिन का गैप है। कितने दिन का? 20 दिन का। तो 30 दिन के अंदर का फर्क है ना, तो इसका मतलब ये दोनों में अर्लियर, तो ये दोनों में अर्लियर क्या है? 15/11। तो देखो 15 नवंबर आया रहेगा। क्लियर? आपको सिर्फ क्या देखना? सर्विस का समय। किसका समय? सर्विस का समय। और सर्विस के सम में अगर क्या बोला है? विदिन 30 डेज का बोला है, तो क्या करने का? आई और पी मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 78 सेम तरीके का सम। आपने सर्विस दिया 10 नवंबर को, आपका इनवॉइस आया 22 दिसंबर। अरे बाबा 1 महीने के बाद अपन बिल बना रहे, तो इसका मतलब सर्विस और पेमेंट, तो पेमेंट आया 12 दिसंबर को, तो विच एवर इज अर्लियर, तो 10/11 आपका क्या आ जाएगा? डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? आपने सर्विस नचाया शाहरुख खान को नवंबर में, बिल बना रहे हो दिसंबर में, वो भी 1 महीने के बाद, तो बेटा इस कंडीशन में नवंबर और 12 तारीख विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद 79 द टैक्स इनवॉइस शुड बी इश्यूड डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब भी बताया कितने दिन के अंदर बिल बना देना चाहिए? 30 दिन के अंदर। 80 द मिनिमम सर्विसेज पीरियड रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब लगातार सप्लाई कर रहे हैं। अरे बड़ा पाव का धंधा वाला रोज बेसन आएगा, रोज मिर्ची आएगा, रोज पोटैटो आएगा, रोज सबको नमक आएगा, रोज आएगा डेली, तो उसका जो एक्स्ट्रा पीरियड है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 3 मंथ्स। कितना होना चाहिए? 3 मंथ्स। बट ये 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूस सप्लाई जो होता है वो एक्सीडिंग 3 मंथ्स होता है। कितना होता है? एक्सीडिंग 3 मंथ्स। डिफिकल्टी